हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। इतने दिनों के अंदर शायद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि देश में प्रवासी मजदूरों पर इतने जुल्म क्यों ढाए जा रहे हैं और इस जुल्म और नाइंसाफ़ी की वजह से वे उग्र क्यों होने लगे हैं। भारत में लगभग 9 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। इनमें अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड 1 करोड़ मजदूर शामिल हैं। लॉकडाउन 1, 2 और 3 के दौरान झेली गई यातनाओं से ये इस कदर टूट गए हैं कि ये जहां भी फंसे हुए हैं वहां 1 मिनट भी और ठहरने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में मजदूर अपने गृह राज्य भेजने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन कर चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मजदूर बिना किसी देरी के अपने घरों की यात्रा के लिए परिवहन सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बजाय रास्ता खोलने के विभिन्न राज्यों की सीमाओं को उनके लिए सील कर दिया गया है। पुलिस उन पर डंडे बरसा रही है। इससे हताश होकर मजदूर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव तक करने लगे हैं। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी तरह से इन मजदूरों को घेर घार करके रखना चाहती हैं। इसे समझने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 मई को जारी एक नई गाइडलाइन को पढ़िए। सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य सरकारों से स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और छात्रों समेत केवल उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाज़त होगी जो लॉकडाउन से ठीक पहले अपने पैतृक स्थान या कार्यस्थल पर गए थे और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं लौट पाए। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि वैसे लोगों को लॉकडाउन में आने जाने की मंजूरी नहीं है जो सामान्य तौर पर रोजगार या कामकाज के लिए नेटिव प्लेस से बाहर गए हैं और घर लौटना चाहते हैं। अगर हम दूसरे राज्यों के मजदूरों की बात छोड़ भी दें तो सिर्फ बिहार के प्रवासी मजदूरों की तादाद तकरीबन 28 लाख है। इस गाइडलाइन से इन तमाम मजदूरों की घर वापसी पर सवालिया निशान लग गया है। दूसरी तरफ किराए को लेकर शुरू से ही जिग-जैग जारी रहा। इंडियन रेलवे ने 3 मई को कहा कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रवासी मजदूरों और छात्र छात्राओं से विशेष रूप से चलाई जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के किराए की वसूली करे और ये रकम रेलवे के हवाले करे। रेलवे इस यात्रा के लिए स्लीपर क्लास का चार्ज वसूल कर रहा है और साथ ही 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। इस व्यवस्था को शर्मनाक करार देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के अरबों रुपए माफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ है। इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों से कहा कि उनका किराया प्रदेश सरकार देगी। 4 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों के किराए का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। इस ऐलान से केंद्र सरकार, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पसीने छूट गए। बीजेपी ने सफाई दी कि रेलवे हर टिकट पर 85% सब्सिडी दे रहा है, राज्यों को सिर्फ 15% भुगतान करना है। लेकिन कई राज्य सरकारें इतना भी देने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक की सरकारों ने अपने यहाँ से दूसरे राज्यों के लिए खुली ट्रेन का किराया देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से मजदूरों को ही रेल टिकट का किराया देना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिस गुजरात मॉडल की चर्चा सुनते सुनते आपके कान पक गए थे और जो 5 मई तक कोविड-19 से हुई 319 मौत के साथ देश में दूसरे नंबर पर है, उस गुजरात ने एक एनजीओ से रेल किराए के भुगतान में आंशिक सहयोग लिया है। मध्य प्रदेश से रेलवे ने अब तक वसूली नहीं की है। ओडिशा ने भी अपने श्रमिकों के टिकट का भुगतान नहीं किया है। ये वो राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी मजदूरों का योगदान शामिल है। अब आइए बिहार की तरफ। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 4 मई को ऐलान किया कि प्रदेश सरकार मजदूरों के किराए का भुगतान करेगी, लेकिन शर्त लगा दी कि मजदूरों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में बिताना होगा। यानी फिलहाल किराया मजदूर ही देंगे। पैसा नहीं है तो जहां जिस हाल में है वहीं पड़े रहेंगे। दरअसल ये सारा तमाशा सिर्फ इसलिए है कि मजदूर जहां हैं वहीं रहें और उद्योगपतियों की चिमनियों से उठने वाले धुआं का ईंधन बनते रहें। इस सच्चाई को आप 3 मई को दैनिक जागरण में प्रकाशित संपादकीय से समझ सकते हैं। दैनिक जागरण लिखता है, सवाल है कि यदि हमारे औद्योगिक शहर मजदूरों से खाली हो गए तो फिर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों का थमा पहिया नए सिरे से गति कैसे पकड़ेगा। संपादकीय में एक दूसरी जगह कहा गया है कि बेहतर होगा कि राज्य सरकारें अनिश्चय से घिरे हुए मजदूरों से केवल रुकने की ही अपील न करें, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाएं कि उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। यदि इन संभावित कदमों को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा की जाए तो यह मुमकिन है कि एक बड़ी संख्या में मजदूर तुरंत गांव लौटने का इरादा त्याग दें।
आप समझ सकते हैं कि मीडिया क्यों चाहता है कि मजदूरों की वापसी न हो। 60% उद्योगों ने कुशल कारीगरों के अभाव में काम शुरू नहीं किया है। मीडिया चाहता है कि औद्योगिक गतिविधियां जल्द से जल्द शुरू हों ताकि उसे ढेर सारा विज्ञापन फिर से मिलना शुरू हो जाए, जिसका लॉकडाउन की वजह से अकाल हो गया है। मीडिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मजदूर किस हाल में हैं, वे जिए या मरे। सच तो यह है कि मजदूर अपने घर जाकर घर वालों के बीच खुद को पुरसुकून महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मुंबई के एक वॉलंटियर ग्रुप स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क ने अपने एक सर्वे में बताया कि 64% मजदूरों के पास 26 अप्रैल तक सिर्फ 100 रुपये बचे हुए थे। स्वरोजगार से जुड़े ऐसे 99% मजदूर थे जिन्हें लॉकडाउन पीरियड का मेहनताना नहीं दिया गया। दूसरी तरफ लाखों मजदूरों को ठेकेदारों ने फरवरी और मार्च का वेतन नहीं दिया। इन सब के बावजूद जो मजदूर वापस आए, सरकार ने उनसे किराया वसूल किया। उनमें से बहुतों की शिकायत है कि उन्हें यात्रा के दौरान भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्हें ट्रेन में भूखे प्यासे रहना पड़ा, जबकि सफर के दौरान उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध कराना रेलवे और संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। इस तरह न तो लॉकडाउन से पहले मजदूरों की संभावित समस्याओं का आकलन किया गया और न ही लॉकडाउन के दौरान उनकी समस्याओं का निदान किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर एस इरुदया राजन इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को कभी भी मुख्य धारा का हिस्सा माना ही नहीं गया और न ही देश के नीति निर्माताओं ने उनके योगदान को रिकॉग्नाइज किया। लेकिन यकीन जानिए, जब चुनाव होंगे तब न सिर्फ प्रवासी मजदूरों के योगदान को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बल्कि इनकी शान में कसीदे भी कहे जाएंगे। चुनाव चाहे जल्द ही बिहार और यूपी विधानसभा का हो या 4 साल बाद लोकसभा का, तब तक के लिए खूबसूरत बोतलों से भरी शराब की दुकानें खोल ही दी गई हैं। ये अलग बात है कि नशा शराब में नहीं होता। आप इन तस्वीरों को देखिए और किशोर कुमार का ये गाना याद कीजिए। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मखदे झूमते पैमानों में होती हलचल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। फिर मिलेंगे, गुड बाय।